हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल नई सीरीज़ जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या ऐसा कह लो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। किसके लिए? CSIR नेट फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम डील करेंगे सब्जेक्ट वाइज डील करेंगे। तो सबसे पहले हम डील करेंगे किसको? EMT को, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को। ठीक है, तो इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर है फर्स्ट और हम डिस्कस कर रहे हैं EMT को। तो जो भी लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जो लेक्चर है इसे शेयर कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज़ गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको दिया हुआ है E इक्वल्स टू 2/5 E0 I कैप प्लस 3/5 E0 J कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई भाई, है ना। विद E0 की वैल्यू अलग से दे रखी है, कितनी है? 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रो अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया, जो एरिया है वो कितना दिया है? 0.4 पैरेलल टू YZ प्लेन। ध्यान रखना है कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन है। तो फ्लक्स हमें पूछा है। देखो भाई, तो करने के दो तरीके, या तो पहले डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करो एरिया वगैरह को जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, और अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो ये डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले मैंने बना लिया मैंने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बना लिए, है ना। तो ये हो गया क्या x, ये हो गया क्या y, और ये हो गया z। एरिया कौन सा दे रखा है? YZ प्लेन का। YZ प्लेन का मतलब ये एरिया ले लूँ, ऐसे ये एरिया ले लूँ, तो ये एरिया ले लिया मैंने। अब मेरे को इसका जो नॉर्मल एरिया का नॉर्मल वेक्टर चाहिएगा। नॉर्मल वेक्टर किधर आएगा? नॉर्मल वेक्टर आएगा इसका बाहर की तरफ, यानी कि किस डायरेक्शन में? I कैप डायरेक्शन में। तो एरिया जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, उसको हम किस डायरेक्शन में लिखेंगे? I कैप डायरेक्शन में। यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी? 0.4 मीटर स्क्वायर I कैप एरिया वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। हमें क्या निकालना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स किसके बराबर होता है? E वेक्टर E डॉट A वेक्टर, यानी कि एरिया का नॉर्मल वेक्टर लेना है। तो हमें E वेक्टर ये दे रखा है ना, तो इसकी वैल्यू रखो। इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या लिखी जाएगी? पूरी की पूरी वैल्यू डाल दो। 2.2/5 E0 I कैप प्लस 3/5 E0 J कैप डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कितना है भाई? 0.4 मीटर स्क्वायर और I कैप। अब डॉट प्रोडक्ट तो तुम्हें पता है कि I डॉट I क्या देगा? 1, और I डॉट J या J डॉट I क्या देगा? 0। तो J डॉट I ये वाला तो क्या हो जाएगा? 0। तो बचेगा कौन सा? ये वाला। तो 2/5 E0 और I डॉट I यानी कि 0.4। I डॉट I क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। अब E0 की वैल्यू डालो। तो E0 की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 4 × 10⁻³। तो ये पूरी वैल्यू डाल दो। 4 × 10⁻³ यानी कि कितना? 4000। तो इसको लिख दो 4000 अपॉन 5, और ये कितना हो गया? ये हो गया 2 × 0.4। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 640। फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसको देख कर ये मुझसे सोचना कि इतना चंपू क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, चंपू नहीं है ये क्वेश्चन। इसमें गड़बड़ कहाँ हो सकती है? जब आप एरिया वेक्टर वाला जो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वहाँ पर आप पूरे गड़बड़ के चांस कर सकते हो। अब इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सिंपल था, इसी से थोड़ा सा भारी क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय। सेम कहानी, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। ठीक है, द रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ रिपोर्टेड फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया। अब यहाँ पर दो सरफेस बना दी, एक पैरेलल टू YZ और एक है कितना? पैरेलल टू XZ। ठीक है, अब देखो साहब कैसे करोगे? अब तो बनाना पड़ेगा। तो ये बनाओ, ये बनाया, ये X, ये Y और ये Z। कौन कौन से एरिया दे रखे हैं? YZ प्लेन का मतलब ये वाला प्लेन, YZ प्लेन का मतलब ये वाला प्लेन। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि AZY प्लेन के लिए जब मैं इसका नॉर्मल वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कितना दे रखा है? 0.2। तो 0.2 डायरेक्शन क्या? I कैप। ठीक, दूसरा वाला कौन सा है? XZ प्लेन का मतलब आएगा मेरा ये वाला प्लेन आएगा, और इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा वो किधर जाएगा? ऐसे जाएगा। तो ये हो गया AXZ, और इसका जो नॉर्मल जाएगा वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? Y में।
यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 0.3 जे कैप। तो ये मेरे पास आ गए एरिया वेक्टर। रेशो ऑफ फ्लक्स पूछा है, तो पहले केस में फ्लक्स है उसको मैं अगर लिख लूँ φ1 या उसको नाम दिया हुआ है ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया हुआ है ए, तो ए बराबर होगा किसके ई डॉट ए जेड वाई के, ई डॉट ए जेड वाई के। अच्छा अब इतना हमें पता लग गया है कि आई डॉट आई लेना है क्योंकि आई डॉट जे तो जीरो होगा, तो ई के कौन सा कंपोनेंट है जिसमें आई है, कौन सा कंपोनेंट है ये वाला। तो यहाँ से इसको ले लो तो कितना आएगा 3/5 ई नॉट, और ए जेड वाई ये कितना हो जाएगा 0.2, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, इसको लिखो 3 × 0.2 या 6 लिख दो इसको, कितना हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.6/5 ई नॉट। ठीक है, इसी तरह से अब निकालनी है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या होगी साहब, बी की वैल्यू निकालो, देखो बी की वैल्यू क्या होगी, वही ई, और अब जो बी निकाल रहे हो वो क्या होगा ए एक्स जेड। तो ए एक्स जेड कौन सी, जे कैप डायरेक्शन में, तो जे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये वाला। तो ये हो गया 4/5 ई नॉट, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 0.3 से, इसको 0.3 से मल्टीप्लाई किया, तो 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 1.2, और नीचे 5/E0। रेशो किसका दिया है A/B का, तो A/B, तो A/B का मतलब कितना हो गया 0.6/5 E0 यहाँ रहेगा ही, इसमें डिवाइड करना है किसका 1.2 E0/5, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, तो यहाँ से A/B का जो रेशो आएगा वो आएगा 1/2। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये हो सकता है जल्दबाजी में आंसर लगा दो, 2 लगा दो, पर हमें पूछा है ए की वैल्यू बताओ, बड़ी चतुराई से ये पूछ लिया कि ए की वैल्यू बता दो, A/B रेशो तो निकाल लिया, यहाँ तक आंसर निकाल लिया, फिर जल्दबाजी में गड़बड़ ये हो सकती है कि ए की जगह बी का आंसर लगा दो, है ना। तो बी की वैल्यू तो कितनी आई है 2 आई है, और ए की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, देखो मैंने खुद ने गड़बड़ कर दी, ए की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। तो ये 2 कब आएगा 2, जब क्या पूछा जाए बी की वैल्यू बताओ, तो हमें किसकी वैल्यू पूछी ए की, तो ए की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना। तो ऐसी सिली मिस्टेक होने के पूरे चांस होते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है यार, और हो जाती है गलती, हम लास्ट तक आंसर सही निकाल के आ रहे हैं और फिर लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है या जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसलिए कराए जाते हैं कि ताकि इस तरह की सिली मिस्टेक से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 4x आई कैप 4 -y² + i + 1 j कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पासेस थ्रू अ बॉक्स शोन इन द फिगर, ये फिगर में बॉक्स शो किया गया है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सरफेस ABCD कौन सी सरफेस है, ABCD ये वाली सरफेस है, ये ABCD सरफेस है। एंड BCGF कौन सी सरफेस है, BCGF ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस। हमें क्या दिया गया है कि ABCD एंड BCGF आर मार्क्ड φ1, तो ABCD से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो φ1 है, और BCGF से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो φ11 है। तो हमें φ1 और -φ11 का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो एरिया देख लो कौन कौन से एरिया है, तो ये वाला एरिया है जो कौन से प्लेन में, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया। तो ये जो है एरिया ये कौन से एक्सिस में आ गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया, XY प्लेन हो गया ये। तो XY प्लेन हो गया मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर जाएगा वो z डायरेक्शन में जाएगा। तो A का जो नॉर्मल वेक्टर जाएगा, जिसको आप A1 बोल लो, φ1 है, तो A1 जो जाएगा वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, k कैप डायरेक्शन में जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी यहाँ से ये जो विड्थ है, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी हो गई है, ये हो गई 2, ये तो हो गई है 2, और x वाली जो डायरेक्शन है यहाँ पर ये डायरेक्शन हो गई 3, तो ये होगा 6, तो ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर k कैप, यानी कि 6 कैप। पर जब मैं इसके लिए फ्लक्स निकालूंगा तो फ्लक्स बराबर क्या होगा E.A1, तो A1 कौन सी डायरेक्शन में, k में है, और जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है I और J में। तो I.K कर लूँ या J.K कर लूँ, हम हमेशा इस केस में क्या आएगा 0 आएगा। तो φ1 हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो φ1 इज़ 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर।
दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये तो काम हो गया ख़त्म, इसका काम सुलट गया। अब चाहिए ये वाला BCGF। तो BCGF है, ये एरिया निकल रहा है ना, BCGF। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, आई कैप होगी। तो ये A11 हो गया, और ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा, आई में। इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये तो हो गया 2, और ये हो जाएगा कितना, ये भी 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो ये भी 2 और ये भी 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से A11 जो है वो कितना आ गया, 4 मीटर स्क्वायर में होगा आई कैप। अब फ्लक्स निकालना है φ11, तो φ11 होगा E.A11, ठीक है। तो E जो है उसकी वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 4x आई कैप, 4x आई कैप माइनस 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है, जे कैप और डॉट A11 यानी कि 4 आई कैप। तो देखो कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, जे डॉट आई तो क्या देगा, 0 देगा हर हाल में, ठीक है। जे डॉट आई क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से बनेगा ये 16x। अब 16x ये बनेगा, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ कोऑर्डिनेट देखो कितना है, 3, तो x की वैल्यू कितनी है, 3। तो φ11 जो है वो कितना हो जाएगा, 16 × 3 यानी कि 48। हमें क्या पूछा है, φ1 माइनस φ11, ये पूछा है, φ1 माइनस φ11। तो हमें पूछा है φ1 माइनस φ11, तो φ1 की वैल्यू 0 है, और ये हो गया माइनस, तो -48 आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, -48, जो कि ऑप्शन है सी, ठीक है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं, जिसमें हमने अभी तक तीनों क्वेश्चन देखे, उसमें हमने एरिया वेक्टर निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इनका, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इनमें गलती होने के पूरे चांस रहते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये पहले आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है नेट के एग्ज़ाम के अंदर, उसी तरह का मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन आया था, रो की वैल्यू थी k.r केवल रो फॉर्म में। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ A/r। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। द रीजन बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स ऑफ रेडियाई A एंड B, है ना, एक की रेडियस है A और एक की रेडियस है B रेस्पेक्टिवली, है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है रो इक्वल्स टू A/r। तो रो r पर डिपेंड कर रहा है, रो r से इंडिपेंडेंट नहीं है ना। तो रो इज़ फंक्शन ऑफ r, यानी कि चार्ज डेंसिटी r का फंक्शन है यहाँ पर। वेयर a इज़ कॉन्स्टेंट एंड r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर a, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर देयर इज़ अ पॉइंट चार्ज q, स्पेयर के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया, q रख दिया। द वैल्यू ऑफ a सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन स्पेयर विल बी कांस्टेंट। ए की वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेयर्स के बीच में क्या रहे, कांस्टेंट रहे। देखो भाई, अब यहाँ पर तुम्हारे पास 3 केस बनेंगे। गाउस लॉ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, क्योंकि रो क्या होना चाहिए, या तो आर का फंक्शन हो या आर से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तो हम गाउस लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ 3 केस बनेंगे। 3 केस कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा जब जो आर की वैल्यू लोगे आप वो लेस देन क्या हो, ए हो। एक क्या होगा जब आर की वैल्यू ए से ज़्यादा हो और बी से क्या हो, कम हो। इसको दोबारा से लिख देता हूँ। एक बनेगा जब आर की वैल्यू ए से ज़्यादा हो और बी से कम हो, और एक बनेगा आर की वैल्यू बी से ज़्यादा हो। तो जब आर की वैल्यू ए से कम होगी, आर की वैल्यू ए से कम होगी, तो उस केस में तो रो जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब ए से बी के बीच में रहेगी तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और रो भी निकालना है। और आर की वैल्यू जब बी से ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो रहेगी नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं रहेगी। तो हम कौन सा वाला फील्ड लेंगे, हम ये वाला फील्ड चूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला फील्ड चूज़ करेंगे, ये वाला। तो ये वाला फील्ड चूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, एक सरफेस बना लेंगे। गाउस सरफेस बना ली हमने, ये बना ली, और इसकी रेडियस जो है मैंने वो कितनी मान ली, r। अब मैं लगा दूंगा क्या, गाउस लॉ। तो अप्लाई गाउस लॉ, अप्लाई गाउस लॉ। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम स्पेयर की बात करते हैं तो हम लगाते हैं कौन सी, इंटीग्रल फॉर्म लगाते हैं या कौन सा डिफरेंशियल फॉर्म, हम लगाते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म वाला। तो इंटीग्रल फॉर्म लगाओ तो क्या बनेगा, E.dA बराबर Q_in/ε0। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो Q_in की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए से लेके और कहाँ तक होगी, आर तक होगी या बी तक होगी, आर तक होगी ना, क्योंकि हमने स्पेयर कहाँ तक लिया हुआ है, आर तक लिया हुआ है। तो ए से लेकर आर तक, और ए से आर तक की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा आएगा, इनसाइड आएगा आउटसाइड आएगा, इनसाइड आएगा।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा आएगा, इनसाइड आएगा। क्यू इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू डी टाउ, है ना, रो इंटू डी टाउ। और मैंने बताया हुआ है कि स्पेयर के केस में जो हम क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं। स्पेयर के केस में जो हम एरिया कंसीडर कर लेते हैं वो कितना कर लेते हैं, 4πr² डी आर, है ना, 4πr² डी आर। वैल्यू होती है पूरी कोऑर्डिनेट से, जो लिखते हैं हम आर डी आर, है ना, फिर आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। इसको सॉल्व करके हमारे पास यही आ जाता है 4πr² डी आर। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं बार बार वैल्यू को, इन वैल्यूज़ को लिखने के बजाय। तो रो की जो वैल्यू है, रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, रो की वैल्यू है a/r। तो रो की वैल्यू a/r, और ये डी टाउ को मैंने लिख दिया 4πr² डी आर, इसको लिख दिया 4πr² डी आर। तो पहले तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें हम। तो क्यू इन की वैल्यू में एक चीज़ और जुड़ेगी, ध्यान रखना, चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो वो भी ऐड होगा, पर वो कांस्टेंट है तो उसको मैं एक बार के लिए बाहर लिख देता हूँ क्यू। तो इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो क्यू इन जो होगा वो क्यू प्लस, यहाँ पर ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो 4πa बाहर आ जाएगा, बाहर क्या आएगा 4πa, ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, ए से आर। अब यहाँ एक आर से एक आर तो मरेगा, क्या बचेगा, बचेगा आर, तो आर डी आर। तो आर डी आर करोगे तो इसका क्या बनेगा, क्यू प्लस 4πa, और यहाँ बनेगा r²/2। तो इसका जब करोगे तो r² माइनस a²/2 ये बनेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू इन की वैल्यू आ गई। अब ये क्यू इन की वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को रखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर रखोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पर रखोगे तो ई, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा बाहर, तो ई इन। अब जो एरिया लोगे वो किसका लोगे, जो आपने गाउसियन सरफेस ली है, यानी कि आर रेडियस वाली, तो उसका क्या लोगे, एरिया। तो स्पेयर का एरिया कितना लिखोगे, 4πr², तो ये हो जाएगा इसका एरिया 4πr²। क्यू इन की वैल्यू 1/ε0 कैपिटल क्यू प्लस 4πa r² माइनस a² और अपॉन क्या है 2 है, ये वैल्यू हो गई पूरी, ठीक है। तो ई इन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1/ε0 तो रहेगा ही, और 4π और आ जाएगा साथ में, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 और q/r² प्लस 4πa/2, और यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस a²/r², ये वैल्यू बन जाएगी, जिसको आप एक्सटेंड करके लिख सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, q/4πε0 r² प्लस 4π से 4π कैंसिल, अंदर जाएगा जब क्या बचेगा a/2ε0। भाई ये वाला 4π और ये वाला 4π कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a/2ε0 और क्या आएगा 1 माइनस a²/r², ये बचेगा, ठीक है, 1 माइनस a²/r², ठीक है। अब हमें बोला है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, DE/dr का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। DE/dr का जब डिफरेंशिएशन करोगे, तो डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या बनेगा, देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस q/4πε0 और r² ऊपर जाएगा तो इसका बनेगा कितना 2, माइनस का 2 आएगा और नीचे हो जाएगा r³ हो जाएगा, प्लस फिर ये a/2ε0, ये पहला वाला 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2a² अपॉन ये कितना हो जाएगा r³ बराबर का इसके करना है 0 के। तो अब ये बन जाएगा 2a² अपॉन r³ बराबर 2q अपॉन 4πε0 और r³। देखो क्या कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया, a कहीं गायब है क्या, a को मैंने मल्टीप्लाई में नहीं लिया है, इसको a को भी मल्टीप्लाई में लो, a/2ε0, तो यहाँ से यहाँ पे हाँ a/2ε0। तो और क्या कट रहा है, ये ε0 से ε0 कैंसिल आउट हो गया और एक 2 से एक 2 चला गया, तो बचा क्या है यहाँ पर मेरे पास बचा, यहाँ लिख देता हूँ या नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, तो बचेगा a और ऊपर a² है, a² अपॉन नीचे
टू कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब कैंसिल हो गया। इधर से देखें तो इधर क्या बच रहा है, क्यू और अपॉन 2 पाई, यहाँ बच रहा है कितना, 2 पाई। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है, कैपिटल ए की, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी किसकी, कैपिटल ए की, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन पहले आ चुका है और उसी के जैसा लगभग वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने लेक्चर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन किए, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन किए। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करना वापस से मेरे कराने के बाद। और जब ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा फील होगा, है ना। खुद से सॉल्व करना, मतलब एक बार तो चलो देख लिया, उसके बाद खुद से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और गड़बड़ नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन हो रहा है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अगर गड़बड़ हो रही है तो बाद में इस तरह की अगर गड़बड़ कोई होगी तो उससे पहले ही आपको रिलीफ मिल जाएगा कि हाँ यार इस तरह की गड़बड़ हो सकती है। तो उसका आपको दिमाग में रहेगा कि ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।